हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रीट जो है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हिंदी शिक्षण विधि। इसमें दोस्तों 20 जो है हमारे ठीक है कितना 20 जो है महत्वपूर्ण जो है कि PY क्वेश्चन आधारित जो है कि शिक्षण विधि हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपका 20 में से कितना आंसर सही होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इस दोस्तों जो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक। और दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली जो है सामग्री का प्रयोग करना क्या कहलाता है। पहला, क्या शिक्षण सामग्री। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य सामग्री कहलाता है। तीसरा है वास्तविक वस्तुएं अर्थात रियलिया। चौथा है भाषा खेल। तो दोस्तों जो कि प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री का प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं वास्तविक वस्तुएं अर्थात उसको हम रियलिया कहते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है तीसरा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि कौन सा उपकरण जो है सक्रमिक और अतुल्यकालिक जो है ऑनलाइन जो है शिक्षण अवसरों की उपलब्धता जो है देता है। ऑप्शन ए है कि टेलीविज़न, ऑप्शन बी पैडलेट, ऑप्शन 3 पाठ्य पुस्तकें, चौथा है रेल यात्रा टिकट। तो दोस्तों वह जो है कि सक्रमिक और अतुल्यकालिक जो ऑनलाइन शिक्षण अवसर उपलब्ध कराता है वह है दोस्तों आपका आंसर नंबर 2 पैडलेट, ठीक है। तो इसका दूसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका वो सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों रेडियो जो है उदाहरण है। तो रेडियो कैसा उदाहरण है। पहला ऑप्शन कहता है कि इनमें से कोई नहीं। दूसरा है कि इसे कहते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री कहते हैं रेडियो को। तीसरा है कि दृश्य सामग्री कहते हैं। चौथा कहता है कि श्रव्य सामग्री कहते हैं। तो रेडियो जो दोस्तों होता है वह हमारा श्रव्य सामग्री का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों का क्या करिए निम्नलिखित जो है कि कौन सा कथन जो है पाठ्य पुस्तक के बारे में सही है। हमें दोस्तों 4 ऑप्शन दिया है, हमें बताना है कि पाठ्य पुस्तक के बारे में कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन कहता है कि पाठ्य पुस्तक जो होती है अध्यापक और विद्यार्थी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण सामग्री है। ऑप्शन 2 है कि यह पाठ्य चर्चा में उल्लेख उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। तीसरा कहता है ये सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना है। चौथा कहता है कि पाठ्य पुस्तक का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। तो जो पाठ्य जो कि पुस्तक होती है दोस्तों उसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका कि यह पाठ्य चर्चा में, ठीक है ना, यह पाठ्य चर्चा में उल्लेख उद्देश्यों को प्राप्त करने में दोस्तों क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। तो आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि भाषा की कक्षा में मानचित्र का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को दिशा ज्ञान सिखाने के लिए। ऑप्शन 2 कहता है कि विद्यार्थी को नम्रता से बोलने के लिए जो है सिखाने के लिए किया जाता है। तीसरा है कि विद्यार्थी को सही तरीके से लिखने के लिए। और चौथा आंसर कहता है कि विद्यार्थी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो कि विद्यार्थी को मानचित्र का प्रयोग इसलिए करवाते हैं क्योंकि विद्यार्थी को क्या हो, सही दिशा जो है विज्ञान का जो उन्हें सीखने के लिए करवाया जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर दोस्तों पहला ही जो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भाषा शिक्षण जो है अधिगम की प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक क्या है। पहला है कि मात्र एक साधन के रूप है। दूसरा है कि कई साधनों में से एक साधन है। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि मूल्यांकन के लिए एक उपकरण है। और चौथा कहता है कि एक आकलन उपकरण है। तो दोस्तों भाषा के शिक्षण के अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तक जो क्या होता है, वह दोस्तों होता है कई साधनों में से एक जो है कि साधन है। क्या है,
कई साधनों में से एक साधन है। ठीक है, तो आपका दूसरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि जो पिक्चर, ठीक है ना, पिक्चर जो है चार्टों का जो कि उपयोग किसके प्रयोग के लिए, किसके जो है विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए कहता है कि बोलना और श्रवण कौशल के लिए किया जाता है। दूसरा कहता है बोलना और लिखन के लिए। तीसरा कहता है कि पठन और बोलना कौशल बोलने के लिए कौशल के लिए किया जाता है। चौथा कहता है पठन और श्रवण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो पिक्चर चार्ट होता है वो उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसके विकास के लिए किया जाता है दोस्तों, वह आपका किया जाता है बोलना, ठीक है ना, बोलना और लेखन जो है कि कौशल के लिए किया जाता है। तो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि जो मूक है, मूक फिल्म जो है उदाहरण है, कैसी उदाहरण है। ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। दूसरा कि यह दृश्य जो है श्रव्य सामग्री है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि दृश्य सामग्री है। चौथा कहता है कि श्रव्य सामग्री है। तो दोस्तों जो मूक फिल्म होती है वह कैसी होती है, वह हमारी दृश्य सामग्री है, ठीक है ना, अर्थात हमारी देखने वाली चीज़। ठीक है, तो आपका दोस्तों तीसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है शिक्षक का सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया का साधन नहीं है। हमसे पूछा नहीं, अर्थात इसमें से एक ऑप्शन ऐसा नेगेटिव होगा कि जो मल्टीमीडिया का सहायक सामग्री नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है चलचित्र नहीं है। दूसरा ऑप्शन दूरदर्शन। तीसरा है रेडियो। चौथा है कि पाठ्य पुस्तक। तो शिक्षण सामग्री में दोस्तों मल्टीमीडिया का साधन नहीं है, तो वह आपका हो जाता है आंसर नंबर 4। पाठ्य पुस्तक जो है आपका दोस्तों मल्टीमीडिया का साधन नहीं है। तो 4 वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षण जो है अधिगम सामग्री के बहुमुखी स्रोत नहीं है। पहला कहता है कि चार्ट नहीं है। दूसरा कि ब्लैक बोर्ड। तीसरा कहता है बेंच। चौथा है कि प्रोजेक्टर। तो जो दोस्तों शिक्षण सामग्री जो है कि शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए बहुमुखी जो है स्रोत नहीं है, वो हमारी आ जाती है बेंच। बेंच दो है दोस्तों, वह बहुमुखी स्रोत नहीं है। तो आपका तीसरा वाला आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि भाषा के आकलन के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। तो भाषा आकलन के बाद क्या होना चाहिए। पहला आंसर कहता है कि आकलन से जो है प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि आंकड़ों को सहेज कर रखना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन कहता है कि आंकड़ों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। और हमारा चौथा ऑप्शन कहता है कि आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना चाहिए। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि भाषा आकलन करने के बाद जो है हमें जो है आकलन किसे जो है प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों को क्या करना चाहिए, अभिभावकों से विचार विमर्श करना चाहिए। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका सही हो जाता है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि जब मूल्यांकन का प्रयोजन जो है किसी विशिष्ट जो है अधिगम प्रक्रिया में संकल्पनाओं को क्या करना, नष्ट करना होता है, तो ऐसा मूल्यांकन जो है क्या कहलाता है। पहला है निरंतर। दूसरा का है निर्माणात्मक। तीसरा कहता है संज्ञानात्मक। चौथा है विसंज्ञानात्मक। तो दोस्तों ऐसा मूल्यांकन कैसा कहलाता है, ऐसा मूल्यांकन जो होता है वह निरंतर का मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पाठ पढ़ाने के बाद, ठीक है ना, क्या करने के बाद, पढ़ने और पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल जो है बच्चों की जो है समझ का मूल्यांकन करने में दोस्तों सहायक नहीं होते हैं। समझिए दोस्तों, नहीं होते हैं, याद रखिएगा। हमसे पूछा है निगेटिव। ऑप्शन ए कहता है कि यदि तो वाले प्रश्न जो नहीं पूछने चाहिए। दूसरा कहता है कि पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। तीसरा कहता है कि क्यों कैसे वाले प्रश्न। चौथा है कि क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न। तो दोस्तों जो समझ का मूल्यांकन, बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते, ऐसे वाले प्रश्न पढ़ाने के बाद ऐसे सवाल कौन नहीं पूछने चाहिए, तो उसका आंसर हो जाता है पहला दोस्तों, यदि वाले प्रश्न जो है कि नहीं पूछने चाहिए। ठीक है,
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर पहला वाला आंसर दोस्तों आपका सही हो जाता है। ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि रचनात्मक, ठीक है, रचनात्मक जो आकलन के लिए कौन सा उपकरण जो है उपयुक्त नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों, नहीं है, निगेटिव हमसे पूछा है। 4 ऑप्शन से जो हमने निगेटिव होगा वही बताना, अर्थात नहीं होगा। पहला ऑप्शन कहता है कि परियोजना, दूसरा है कक्षा प्रस्तुतिकरण, तीसरा है प्रदत्तकार, चौथा है लिखित परीक्षा। तो दोस्तों जो रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए दोस्तों, वह हमें नहीं करना चाहिए लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा जो है उपकरण जो दोस्तों वह उपयुक्त नहीं होती है। ठीक, तो आपका 4 वाला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के बारे में सही नहीं है। हमें 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि उपलब्धि के परीक्षण के बारे में कौन चीज़ इसमें सही नहीं है। ऑप्शन पहला कहता है कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है यह मूल्यांकन का स्वरूप है। ऑप्शन 2 कहता है कि उपलब्धि परीक्षण जो है शिक्षण प्रक्रिया का अंग है। तीसरा कहता है कि किसी विषय विशेष की योग्यता का मापन है। चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उपरोक्त परीक्षण के बारे में वो सही नहीं है दोस्तों, वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वह आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो उपलब्धि परीक्षण है शिक्षण प्रक्रिया का क्या है, अंग जो दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर दूसरा क्या हो जाता है, आपका वह सही हो जाएगा। ठीक है। अब है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 16 है क्वेश्चन दोस्तों कि अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर दोस्तों क्या करना, टेस्ट जो है कि एवं आकलन का प्रभाव का क्या प्रभाव कहलाता है। ठीक है ना, कि इसका अध्यापक हुए और शिक्षार्थी हुए का उनका क्या करना, सामग्री पर टेस्ट जो है एवं आकलन जो है का प्रभाव क्या कहलाएगा। पहला क्या कक्षाई प्रभाव कहलाता है, दूसरा पुनर्वर्णन, तीसरा कहता है कि विधि प्रभाव, चौथा है कि भाषा परीक्षण का प्रभाव अर्थात वेस्टबैक इफेक्ट कहलाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, वह कहलाता है भाषा परीक्षण का प्रभाव जिसे हम कहते हैं वेस्टबैक इफेक्ट। ठीक है ना, यह आपका 4 वाला आंसर अर्थात 4 दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि जो सुंदरम है कक्षा 8 का एक छात्र है, उसका क्या करना है, उसका सतत आकलन करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, सतत आकलन करना है। हमें क्या सबसे महत्वपूर्ण है, पहला क्या मौखिक परीक्षा, ऑप्शन 2 है लिखित परीक्षा, चौथा तीसरा कहता है कि भाषा प्रयोग की क्षमता, तीसरा है कि व्याकरण की बारीकी ज्ञान। तो हमें जो कि सुंदरम का दोस्तों सतत जो की आकलन करना है, तो सबसे अच्छा आकलन कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर नंबर 3 दोस्तों कि हमें भाषा के प्रयोग की क्षमता का क्या करना चाहिए, आकलन सतत करना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर तीसरा जो दोस्तों सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा के सतत एवं व्यापक आकलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। हमसे क्या पूछ रहा है, सतत एवं व्यापक आकलन के बारे में कौन सा सही है। हमें 4 ऑप्शन दिया है और सतत और व्यापक आकलन के बारे में बताना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए कहता है सतत और व्यापक आकलन ये होता है कि यह जानने में अध्यापक की मदद करता है कि बच्चे को क्या नहीं आ रहा आता है। ऑप्शन 2 कहता है कि यह बच्चों को सफल असफल की श्रेणी में रख कर उपचारात्मक जो शिक्षण की बात करता है। ऑप्शन तीसरा कहता है यह बच्चे की प्रगति की तुलना जो है दूसरे बच्चे के प्रगति के से करने में विश्वास रखता है। और चौथा ऑप्शन कहता है यह बच्चे की क्रमिक जो है भाषाई का अवलोकन करने पर बल देता है। तो दोस्तों जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है वह कैसा होता है दोस्तों, यह आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, 4 हो जाएगा दोस्तों। यह जो है कि बच्चे की क्रमिक जो है कि क्या करना, क्रमिक भाषाई विकास का अवलोकन करने पर बल देता है। ठीक है, तो आपका आंसर 4 दोस्तों जो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि पठन कौशल। ठीक है ना, याद रखिएगा पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा के अध्यापक को मुख्यतः किस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, पहला क्या उसे पाठ्य सामग्री को डिकोड करने पर, दूसरा स्वनिम जागरूकता पर, तीसरा कहता है कि प्रभाव के साथ पठन पर, चौथा कहता है बोधगम्यता के साथ पठन पर। तो दोस्तों पठन कौशल का आकलन करने के लिए
भाषा अध्यापक को मुख्यतः किस पर बल देना चाहिए? उसको बल देना चाहिए दोस्तों बोधगम्यता जो होती के साथ पठन के साथ जो है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 4 वाला आंसर आपका सही हो जाता है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षण के लिए एक तैयारी, दोस्तों यहाँ होगा तैयारी, ठीक है ना, तैयारी। दूसरा है कि यादृच्छिक प्रक्रिया है। तीसरा कहता है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए शिक्षण का क्रम है। चौथा कहता है व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है व्यवस्थित प्रक्रिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 जो है कि सही, ठीक है। तो दोस्तों आज का 20 क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों आपका 20 में से कितना आंसर आया, ठीक है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।